ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात किया दो टॉपिक्स के ऊपर, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब चलिए थोड़ा सा और एडजॉर्प्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, एक रिएक्शन के हेल्प से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और जब इसको हीट किया जाएगा, टेम्परेचर रेंज 653 to 873 Kelvin. So it will decompose into KCl plus O2. P ब्लॉक में भी आपने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को पढ़ा है, राइट? बट व्हेन द सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस, KClO3 in the presence of MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यही रिएक्शन अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हो तो भी KCl और O2 ही बनेगा, लेकिन पहले की तुलना में लो टेम्परेचर पर बनेगा, 473 to 633 केल्विन, और पहले से फास्टर रेट से बनेगा। अब आप एक बात समझिए, सेम रिएक्शन KClO3 को हीट किया, KCl बनाया और O2 बनाया, और सेम ही रिएक्शन KClO3 को हीट किया, ठीक है, लेकिन इस बार इसको MnO2 की प्रेजेंस में ही रिएक्ट कराया गया। तो अब मामला कहाँ आके रुका कि ये MnO2 आखिर इस रिएक्शन में क्या रोल अदा कर रहा है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये MnO2 रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये रिएक्टेंट होता तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में भी दिखाई देता, राइट? लेकिन आप लोगों को एक जर्नल सा आइडिया है कि MnO2 एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की जो रेट है ना वो फास्ट हुई है। फास्ट कैसे हुई? ये देखिए, हाई टेम्परेचर पे हो रहा था, ये देखिए MnO2 आते ही लो टेम्परेचर पे हो गया, और इवन एट फास्टर रेट हो गया, टेम्परेचर भी कम और स्पीड भी फास्ट होगी रिएक्शन। सो MnO2 सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच एनहांस द रिएक्टिविटी ऑफ ए रिएक्शन, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। मानते हैं इस बात को? आपके पास प्रमाण है भाई, इंक्रीज कर रहा है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, स्लो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, फास्टर रेट ऑफ दिस रिएक्शन, राइट? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया है इसने, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जितना ये रिएक्शन में यूज हुआ है उतना ही फाइनली ये रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो गया है, राइट? ऐसे सब्सटेंस को हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कहते हैं भाई। व्हाट वी से, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड कैटलिस्ट। सो हाउ विल यू डिफाइन कैटलिस्ट? कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप कहोगे कैटलिस्ट आर सच सब्सटेंसेज, राइट, विच एनहांस द रिएक्टिविटी ऑफ ए रिएक्शन, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को एनहांस करे, बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? और विदाउट चेंजिंग इन द कंसंट्रेशन, इन द अमाउंट ऑफ इट सेल्फ, अपने अमाउंट में, कंसंट्रेशन में बिना कोई चेंज किए, राइट? कई बार जर्नली हम ऐसा कह देते हैं कि नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो उस चीज़ का सेंस क्या निकलता है? बहुत बार कहा है भाई कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेते, राइट? वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है, बहुत सारी जगह टीचर्स यूज भी करते हैं कि भाग नहीं लेते, इसलिए कहा यूज कर रहे हैं टीचर्स उस वर्ड को कि वो जितना रिएक्टेंट के साथ शुरू में लिया गया था उतना ही वो जो प्रोडक्ट बना उस समय बचा हुआ है। इसका मतलब उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो बिग अनचेंजेबल है, दिखाई नहीं दे रहा है कि वो चेंज है। लेकिन आप एक बात समझिए कि उसका बहुत बड़ा रोल है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन के अंदर जा रहा है, लेकिन फाइनली एंड पॉइंट पर वो बाहर निकल जाता है। तो हम बहुत पढ़ेंगे 12th क्लास में कैटलिस्ट के बारे में। सो कैटलिस्ट किस सब्सटेंस को कहेंगे? उस सब्सटेंस को कहेंगे जो केमिकल रिएक्शन की रेट को एनहांस कर रहा है, क्लियर हो गया, और अपनी अमाउंट के अंदर चेंज नहीं होने दे रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा आज का टॉपिक कैटलिस्ट है। क्लियर है कैटलिस्ट? सो और आगे मूव करते हैं। अब प्रश्न आता है भाई, कैटलिस्ट जैसे ही ये शब्द आपके दिमाग में आया
तो अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है सो उसे आप कैटालिसिस कहोगे। क्लियर हो गया? सो द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कंसिडर्ड एज कैटालिसिस ऑफ ए रिएक्शन। और यहां हमने किसका कैटालिसिस किया? KClO3 के डीकम्पोजिशन का कैटालिसिस किया। किसकी प्रेजेंस में किया? MnO2 की प्रेजेंस में किया। क्या हो गया? KCl प्लस O2 बना। तो ये KCl प्लस O2 तो पहले भी बन रहा था, बिना MnO2 के भी बन रहा था। अब MnO2 ने क्या किया? पहले हाई टेम्परेचर पे बन रहा था, अब ये लो टेम्परेचर पे बन रहा है। पहले स्लो रेट से बन रहा था, अब ये हाई रेट से बन रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से कैटलिस्ट के फंक्शन को समझ पा रहे हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि रिएक्शन को फास्ट प्रोसीड कराने में मदद कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी कर रहा है, कंडीशंस भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखनी पड़ रही है। सो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए कैटलिस्ट। अब प्रश्न आ रहा है भाई कि कैटलिस्ट को हम दो शब्दों के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। एक आप देखिए एक्सेलरेट करना, और दूसरा अनचेंज्ड, क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब अपने अंदर एट द एंड ऑफ रिएक्शन कोई भी बदलाव महसूस नहीं करेगा, उसमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। सो आप लोग पढ़ के आए हो, लोअर क्लासेज में भी आइडिया आपको मिल गया होगा। अब प्रश्न आता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। कई बार कैटलिस्ट के एक्शन भी स्लो होते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा तो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा जितना उस रिएक्शन को ज़रूरत है बढ़ाने की। अभी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए इंडस्ट्रीज में हैं, तो अभी इंडस्ट्रीज में तो भाई दो बातें हैं, कोई भी प्रोडक्ट जल्दी बने, चीप बने, ये इंडस्ट्री का डिमांड होता है। भाई सस्ता बने और जल्दी बने। इंडस्ट्री में अगर ये काम होने लग गया तो फिर तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत फास्टली ग्रो करेगी। क्लियर हो गया? तो कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस कैटलिस्ट में भी ऐड किए जाते हैं। कैटलिस्ट में कुछ एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर दिए जाते हैं, और वो सब्सटेंस अगर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं तो उन्हें हम केमिस्ट्री में प्रोमोटर कहते हैं। देखिए नाम से भी अंदाजा रहा, प्रमोट करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो दीज आर कॉल्ड प्रोमोटर्स, राइट। और अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस, बाहर से डाला गया कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को घटा दे तो दैट इज कंसिडर्ड एज पॉइजन। पॉइजन। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन के लिए फॉरेन सब्सटेंस है। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन की रेट को अल्टर करता है, चेंज करता है, प्रभावित करता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की रेट को ही चेंज कर दे, इंक्रीज कर दे, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे तो उसे प्रोमोटर्स कहते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को घटा देता है तो उसे हम पॉइजन कहते हैं। तो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन, कैटलिस्ट किसे कहते हैं, प्रमोटर किसे कहते हैं, पॉइजन किसे कहते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को एनहांस करता है, क्लियर हो गया, और क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड रहता है, अपने अंदर आफ्टर द रिएक्शन कोई भी चेंज उसमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया। प्रमोटर वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। पॉइजन वो सब्सटेंसेज जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देते हैं। सो दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स। क्लियर हो गया। आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ोगे, क्लियर हो गया, तो आप एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन पढ़ोगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, राइट, ओके। तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे हम आयरन या आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं, और हम प्रोमोटर के तौर पे हम मोलिब्डेनम यूज करते हैं। मोलिब्डेनम इस रिएक्शन में किसका काम करता है, प्रोमोटर का काम करता है मोलिब्डेनम। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, और इस रिएक्शन को हेबर प्रोसेस कहा गया है। हर अमोनिया के प्रिपरेशन की रिएक्शन को हेबर प्रोसेस नहीं कहते हैं हम। इसके लिए आपको पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं भी रखनी है यहाँ पर तो मत रखिए, पी ब्लॉक में याद रखना आप इस रिएक्शन को। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, रिएक्शन पर फोकस करने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि आप इसको अभी लर्न रखें। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में,
आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन में आयरन क्या है, कैटलिस्ट है, लेकिन इसमें मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर का काम कर रहा है, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। हमारे दो बहुत सिंपल से टॉपिक, और आगे बढ़ते हैं कि दो रिएक्शंस को समझिए आप लोग। पहला जो रिएक्शन है आपका, दैट इज SO2 एक गैस है, क्लियर हो गया, O2 एक गैस है, और ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट कर रही हैं NO गैस की प्रेजेंस में, राइट, और दोनों आपस में मिलके SO3 गैस प्रोड्यूस कर रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लियर हो गया, ब्रिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड in the presence of NO catalyst. This catalysis is considered as homogeneous catalysis. अब प्रश्न आता है भाई, होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमो शब्द से परिचित हो, एक जैसा, यहाँ रिएक्टेंट भी गैस, यहाँ प्रोडक्ट भी गैस, और यहाँ कैटलिस्ट भी गैस। तो अगर किसी भी चेंज में, रिएक्शन में, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों सेम ही फेज में मौजूद हों, दोबारा से सुन लीजिए, व्हेन द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर है आपका? और बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपने जो रिएक्शन किया है वो SO2 प्लस O2 in the given SO3 and in the presence of NO. It is gas, NO is gas, and SO3 is also gas. You should mention these all physical state in bracket after all reactants and products as well as catalyst. क्लियर हो गया? लेकिन एक और रिएक्शन कि SO2 गैस के 2 मोल्स ले लीजिए आप, राइट, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 2SO3 बना रहे हैं, और यहाँ हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं प्लेटिनियम, राइट। अब आप देखिए, प्लेटिनियम तो सॉलिड है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो गैस हैं, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी, लेकिन कैटलिस्ट गैस नहीं है। सो इट इज कंसिडर्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर होगा? आप लोग पी ब्लॉक में बहुत कॉमनली एक रिएक्शन पढ़ोगे, SO2 प्लस O2 विल ब्रिंग यू SO3. It is gas, it is gas, it is gas, and this reaction takes place in the presence of vanadium pentoxide, divanadium pentoxide catalyst. क्लियर हो गया? सो V2O5 के प्रेजेंस में हो रहा है जो सॉलिड है। सो रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट गैस, कैटलिस्ट का फेज गैस नहीं है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो अभी आइडिया क्लियर है? क्या आइडिया क्लियर है भाई? कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों का सेम होना चाहिए, तभी आपका होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। और अगर तीनों में से किसी एक का भी डिफरेंट है तो फिर आप उसको होमोजीनियस कैटालिसिस ना कह के किसका कहोगे? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहोगे। और देखिए भाई, कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा, CH3 COO CH3, इट इज एस्टर, राइट, प्लस H2O in the presence of acid will give carboxylic acid plus alcohol CH3OH. So H positive is catalyst, right? So what are the physical state? CH3 COO, CH3 is in liquid form, H2O in liquid form, H positive H2SO4 ले लीजिए, that is again in liquid form, and CH3 COOH और CH3OH both are formed in aqueous form. So same physical state, liquid aqueous, liquid aqueous, liquid aqueous. So it is considered as homogeneous catalysis. क्लियर हो गया कि एस्टर, वाटर, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आप पढ़ोगे कि ये जो रिएक्शन है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वाटर, ये शुरू में बड़ा स्लो होता है, इनिशियली स्लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इनिशियली स्लो होता है,
लेकिन बाद में फास्ट हो जाता है। बाद में फास्ट इसलिए हुआ, ध्यान से देखिए, कैटलिस्ट यहाँ आपने H पॉजिटिव एसिड यूज किया है और प्रोडक्ट भी यहाँ क्या बना, CH3COOH। तो जो CH3COOH है वो फिर डिकम्पोज होके कौन सा आयन प्रोवाइड कराएगा रिएक्शन के लिए, H पॉजिटिव। सो दिस H पॉजिटिव आयन यही तो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, और H पॉजिटिव आयन का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर रिएक्शन क्या होगी, और फास्ट होगी। बताइए मुझे प्रश्न क्या है, जवाब क्या मिलेगा इसका, कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से इनिशियली स्लो होता है लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो फास्ट हो जाता है। तो हम कहोगे भाई एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं, राइट। और जो आपका एसिड है वो एसिड आपका H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है जो रिएक्शन को फर्दर एक्सेलरेट करता है। क्लियर पॉइंट। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। और एग्जांपल्स देखिए आप, C12H22O11, दिस इज शुगर। किसी को भी डाउट नहीं है कि ये शुगर, राइट, O11, ठीक है। और इसमें हमने ऐड कर दिया वाटर, तो शुगर भी यहाँ हमने एक्वस फेज में लिया, वाटर भी लिक्विड फेज में लिया, राइट। और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमने H पॉजिटिव ले लिया, राइट। सो it will gives two products, C6H12O6, glucose, this is the formula, right, and aqueous phase, aqueous glucose, plus again the another formula, C6H12O6, aqueous, that is fructose। सरप्राइज नहीं होना, C6H12O6, C6H12O6 दोनों एक ही चीज़ नहीं है, राइट। पहला ग्लूकोज का फॉर्मूला, दूसरा फ्रक्टोज का। आप इनको आइसोमर कह सकते हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग है भाई। और इनमें डिफरेंस क्या है, आप लोग आगे चल के बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से स्टडी करोगे कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जबकि फ्रक्टोज के अंदर एक कीटोन ग्रुप होता है। अभी फिलहाल इस स्टेज पर इतना ही बताना काफ़ी है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है जबकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। अब आपको अंदाजा आ गया होगा सर जब इतना ही है तो फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। अब प्रश्न आता है कि इन रिएक्शंस को अब आप लोग कैसे तैयार करोगे। आप इन रिएक्शंस को अब तैयार मत करो, आपका सिर्फ इतना ही टॉपिक था कि क्या आपको होमोजीनियस कैटालिसिस क्लियर हो गया इन एग्जाम्पल को देख के कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटालिस्ट सेम फेज में, होमोजीनियस कैटालिसिस। रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सेम फेज में नहीं है, सो हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। कोई क्लियर है पॉइंट। ये रिएक्शन नहीं पढ़ना, पी ब्लॉक में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, पी ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे। कोई भी रिएक्शन यहाँ लिखा है तो आपको ये लिख के अभी नहीं देखना है। सरफेस केमिस्ट्री का उद्देश्य इन रिएक्शंस को याद कराना नहीं है। फिलहाल आपका उद्देश्य है कि आप लोग होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में अपना अंडरस्टैंडिंग और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। सो दिस इज़ क्लियर, राइट। तो यहाँ जो भी रिएक्शन यूज हो रही है वो 90% रिएक्शन आपकी पी ब्लॉक के अंदर कवर हो जाएंगी, ऑर्गेनिक में कवर हो जाएंगी, और कुछ एक आधा बचेगा तो वो आप लोग रिवीजन के टाइम कर लीजिएगा। अभी सिर्फ टॉपिक पे फोकस कीजिए। सो वन मोर एग्जांपल, अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन Fe सॉलिड के प्रेजेंस में अमोनिया बनाता है। मामला क्लियर है। बताइए होमोजीनियस कैटालिसिस या हेट्रोजीनियस, गैस बट सॉलिड। So it is not homogeneous, it is heterogeneous catalysis. So point is clear. Okay, so move to another example. अमोनिया का ऑक्सीडेशन, right, and in the presence of platinum catalyst gives NO plus H2O. Right, ammonia is a gas, oxygen is a gas, H2O is a gas, NO also gas and H2O produce is also gas here, and platinum is solid, so it is again considered as heterogeneous catalysis। और आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, क्लियर हो गया। आप नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को पढ़ोगे, जिस रिएक्शन को ओस्टवाल्ड प्रोसेस के नाम से जाना गया है। तो इस टॉपिक में ना आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस याद करना है और ना ही आपको इस रिएक्शन को याद करना है। सिर्फ इतना समझना है कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल था।
क्लियर हो गया। कई बार स्टूडेंट्स को परेशानी हो जाती है और रिएक्शन को लिखने लग जाते हैं, सर ये कैसे होगी, ठीक है, जब होगा तब बता दिया जाएगा आपको, अभी आपको ये कुछ नहीं करना है, राइट। सो मूव टू अनदर पॉइंट, वेजिटेबल घी, राइट। वेजिटेबल घी का प्रिपरेशन कैसे करोगे? आप लोगों ने पढ़ा है लोअर क्लासेज में वेजिटेबल ऑयल, राइट, लिक्विड, क्लियर है पॉइंट, एंड दैट इज अनसैचुरेटेड। और जब इसका क्या किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, निकिल, तो ये किस में बदल जाता है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेबल घी जिसको आप डालडा, ये इस तरह के जो कि बाज़ार के अंदर आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। सो वेजिटेबल घी का हाइड्रोजिनेशन किया ऑयल का, और वो आपका वेजिटेबल घी बना रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, लिक्विड है वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन आपका गैस है, निकिल आपका सॉलिड है। सो फिर क्लियर हो गया है भाई, और घी आपका सॉलिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैटालिसिस है ये भी आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। तो आप लोग होमोजीनियस कैटालिसिस को डिफाइन कर पा रहे हो, राइट, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को डिफाइन कर पा रहे हो। एक एक एग्जांपल दोनों का उनको समझाने के लिए कि ये वो आप लोग ध्यान रख सकते हो, कोई भी सिंपल एग्जांपल आप ध्यान रख लीजिएगा। आप यहाँ वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्जन को ध्यान रख लेना, राइट। सो इसके तुरंत बाद हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कि आखिर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है वो किस तरह से टेक प्लेस हुआ, कैसे हुआ होगा। तो देखिए भाई, आप लोग समझिए कि ये कोई भी कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, these are the catalyst and these are the active sites of catalyst। ये जितनी भी साइट हमने बना दी ये सारी एक्टिव साइट है। अब इन एक्टिव साइट पर होना क्या है, ए और बी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके ए बी बनाएंगे, ये हमें समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट पर क्या होना है कि ये जो ए और बी है ये कैटलिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज हो जाए, उसके पास इकट्ठे हो जाए। पहले पॉइंट पर रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, उसके पास आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करेगा भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, ये एडजॉर्ब कर लिया भाई, और ये बी भी एडजॉर्ब हो गया है। क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट की सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ए और बी। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। रिएक्शन का क्या बन गया है, इंटरमीडिएट बन गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, फिर कैटलिस्ट सरफेस से प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन हो जाएगा, ए और बी जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट से अवे हो जाएंगे ताकि फर्दर रिएक्शन के लिए एक्टिव साइट को फ्री कर पाए। पॉइंट इज क्लियर, फिर से समझिए, बहुत आसानी से मामला 5 स्टेप्स में हम समझेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट हमने बना लिया, राइट। और हमारा रिएक्शन है कि ए प्लस बी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज एडजॉर्प्शन ऑफ, केमिकल एडजॉर्प्शन है, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। द नेक्स्ट वन अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ए और बी के बीच में भी रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन फॉर्मेट। उसके बाद डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, ए बी जो है वो आपका अलग हो गया, इसके बाद ये ए बी यहाँ से अलग हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट। और जब ये डिसॉर्प्शन होगा तो डेफिनेटली बाकी जो सरफेस है वो अवेलेबल हो जाएगा, और ज़्यादा रिएक्टेंट वहाँ पर आएंगे। और उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, और उसके बाद ये अवे बाहर चला जाएगा, वहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगा।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लोग इसको 5 पॉइंट्स के आधार पे इजीली समझ सकते हो। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए आपकी एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये है हमारा एक सिंपल। तो ये देखिए यहाँ आपकी बुक में जिस डायग्राम पे आप बात कर रहे थे, दिस इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, राइट। सो डिफ्यूज हो गया, पहले स्टेप में डिफ्यूज हो गया है, राइट। एडजॉर्ब हो गया, इंटरमीडिएट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? और फिर आप प्रोडक्ट बनने के बाद क्या कर दीजिएगा, इसको डिफ्यूज अवे करना है आपको फाइनल स्टेप पे। बोलिए क्लियर है या नहीं पॉइंट? तो दिस इज द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने फिर से आ रहे हैं, और वो टॉपिक क्या कहते हैं समझिए ध्यान से, कि कैटलिस्ट का काम क्या है। रिएक्शन की रेट को एनहांस करना, इंक्रीज करना। कैसे करता है कैटलिस्ट इंक्रीज करना? कैटलिस्ट अपनी सरफेस पर रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है। बहुत ध्यान से समझना, अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करता है। तो अगर ये बहुत वीकली एडजॉर्ब करेगा तो फिर वो रिएक्टेंट के साथ उतना आसानी से इंटरेक्शन नहीं बना पाएगा, और उतना आसानी से इंटरेक्शन नहीं बना पाएगा तो पुराने बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल एडजॉर्प्शन है कैटलिस्ट का रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाना, ये बॉन्ड वीक नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ एडजॉर्ब होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्गली जुड़ेगा उतना ही कैटलिस्ट अपना काम अच्छे से कर पाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि इतना स्ट्रॉन्गली भी ना जुड़े, कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्गली जुड़ गया तो फिर मान लीजिए ए और बी रिएक्टेंट है और ए के लिए बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ए बहुत ज़्यादा अगर बाइंडिंग रख रहा है तो फिर पूरी सरफेस पर ए ही कवर हो जाएगा, बी एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा। भाई सीधा सा मामला है ना, आपके पास दो चीज़ें हैं और आप दोनों को कहीं भी आप खाना खाने के लिए चले गए, राइट। आप दोनों चीज़ों में थोड़ा ये लोगे और दोनों को खाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका रसगुल्ला है और ये आपकी बर्फ़ी है, और आप मान लीजिए बर्फ़ी काजू कतली इसके बड़े शौकीन हो, जब आप इसको ही खा जाओगे तो फिर नो सरफेस इज अवेलेबल फॉर रसगुल्ला, और नहीं बचेगा। यहाँ आपके लिए दोनों चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट रिएक्टेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए स्ट्रॉन्ग केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया तो फिर वो सरफेस दूसरे रिएक्टेंट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगी, और फिर केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब आपका जो फर्दर प्रोसेस है पुराने बॉन्ड के टूटकर नए बॉन्ड बनने का, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में इस चीज़ को समझाया गया है कि भाई जितना अच्छे से एडजॉर्ब करेगा उतना ही एक्शन अच्छा करेगा। एक्टिविटी, एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट, कि हाउ मच द पर्टिकुलर कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इफ ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन 200 टाइम्स, or maybe any other catalyst 800 times, so this have more activity, this catalyst have more activity। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। वैसे कैटलिस्ट नेचर में हाईली स्पेसिफिक होते हैं, अपना अपना काम करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया, लेकिन एक जनरल आइडिया है कि जितना अच्छे से एडजॉर्ब करेगा ना उतना ही अच्छा कैटलिसिस करेगा। लेकिन फिर दोबारा क्लियर करना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए, कि अगर बहुत हाई हो गया ना तो फिर बाकी रिएक्टेंट जो है वो सूटेबली एडजॉर्ब नहीं हो पाएंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो कि अभी आप लोग एक टॉपिक पढ़ के आए हो और उस टॉपिक में आपने पढ़ा हाइड्रोजिनेशन, पढ़ा। हाइड्रोजिनेशन जो है आपको करना है, यानी वेजिटेबल ऑयल को किस में बदलना है, वेजिटेबल घी में बदलना है।
वेजिटेबल ऑयल को किस में बदलना है, वेजिटेबल की, राइट। ये जो फॉर्मेशन है ये ग्रुप 5 के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रेजेंस में हो जाती है। और अगर ग्रुप 6 का एलिमेंट ले लिया तो और तेजी से एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन ग्रुप 7 में और तेजी से होगा, तो 5 to 11 ये एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। यानी सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन ग्रुप 11 का कोई एलिमेंट लिया जाए ना तो ये एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से होगा। यानी ग्रुप 5 में कम, 6 वाले और ज़्यादा एडजॉर्ब करेगा, ठीक है, 8 वाला, फिर 9 वाला, फिर 10 वाला, फिर 11 वाला सब ज़्यादा एडजॉर्ब करेगा। लेकिन एडजॉर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि वो कैटालिसिस भी कर पाएगा, उतना फास्ट रिएक्शन को भी बढ़ा पाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बहुत हाई एडजॉर्प्शन भी नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली ये एडजॉर्ब है, ऑब्जर्व किया गया भाई कि ग्रुप नंबर 7 से 9 के जो एलिमेंट हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं रिएक्शन को। इसका मतलब क्या हो, 11 वाला क्या कर लेता है, एडजॉर्प्शन तो हाई शो करता है, लेकिन वो इतना हाई स्ट्रांगली किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को एडजॉर्ब कर रहा है कि वो फिर उसके बाद फर्दर उस रिएक्शन को कैटालिसिस नहीं कर पा रहा है। उसका स्ट्रांग बाइंडिंग हो गया है किसके साथ, कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का। क्लियर है पॉइंट। तो इस बात को आप इस तरीके से समझ पाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिसिस। एक्टिविटी का मतलब है कि कैटलिस्ट कितना एक्टिव है रिएक्टेंट के लिए। जितना कैटलिस्ट रिएक्टेंट के लिए एक्टिव होगा और जितना एडजॉर्ब करेगा उतना ही कैटालिसिस बहुत अच्छे से होगा। बस इतना ध्यान रखना कि बहुत हाईली एडजॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, जहाँ बहुत हाईली एडजॉर्प्शन हो जाएगा वहाँ फिर कैटालिसिस उतनी स्मूथ रेट से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ एग्जांपल बताया कि हाइड्रोजिनेशन जो है, जहाँ आप वेजिटेबल घी से ऑयल से वेजिटेबल घी बना रहे हो, आप ग्रुप 5 एलिमेंट लोगे, 6 लोगे और ज़्यादा हो जाएगा, 7 लोगे और ज़्यादा हो जाएगा, 8। सो एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है 5 to 11, लेकिन कैटालिसिस सबसे ज़्यादा होता है किसमें, 7 to 9 में। एडजॉर्प्शन तो 11 वाला सब ज़्यादा कर रहा है, लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा काम 7 से 9 वाले ग्रुप के ही एलिमेंट कर रहे हैं। तो एक्टिविटी क्लियर है, एक्टिविटी टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब कितना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है प्रोडक्ट को। उसके बाद सेलेक्टिविटी, सिलेक्शन का सीधा सा मतलब है, उससे पहले आप एक बात समझिए आप ध्यान से कि कैटलिस्ट का काम क्या है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा यहाँ तक एक बात रहता है कि भाई कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। कैटलिस्ट का काम केवल रिएक्शन की रेट को बढ़ाना नहीं है, रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना भी कैटलिस्ट का काम है। समझिए ध्यान से, CO प्लस H2, CO प्लस H2, ये दो रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट निकल का प्रेजेंस में मीथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट, मीथेन प्लस H2O। और यही रिएक्टेंट कॉपर की प्रेजेंस में या फिर ZnO और Cr2O3 के प्रेजेंस में, ZnO और Cr2O3 के प्रेजेंस में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे CH3OH। और यही रिएक्टेंट आपके केवल कॉपर के साथ अगर आप हीट करोगे, राइट, तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। अब आप समझिए ध्यान से, कैटलिस्ट A अलग प्रोडक्ट बना रहा है उन्हीं रिएक्टेंट से, कैटलिस्ट B अलग प्रोडक्ट बना रहा है उन्हीं रिएक्टेंट से, कैटलिस्ट C अलग प्रोडक्ट बना रहा है उन्हीं रिएक्टेंट से। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को डायरेक्शन देना किसका काम है, कैटलिस्ट का काम है। अलग अलग कंडीशन होगी तो भाई वही चावल, राइट, और आपका खीर भी बना देगा और बिरयानी भी बना देगा और आप फ्राई करिए जो भी करिए, लेकिन मामला बनाने वाले पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ सारा खेल कैटलिस्ट खेलेगा। क्लियर हो गया। तो कैटलिस्ट का काम समझ लीजिए, कैटलिस्ट का काम केवल रिएक्शन की रेट को अल्टर करना नहीं है, उसके साथ साथ रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना भी कैटलिस्ट का ही काम है। तो ये हमें समझ लेना है सभी स्टूडेंट को। क्लियर यहाँ तक पॉइंट। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ पाए हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक हमारा कवर हुआ है। और वो टॉपिक क्या कहता है समझिए ध्यान से। हम लोगों ने सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है ये समझा है, क्लियर। उसके बाद हमने
कैटालाइसिस के बारे में बात किया, हमने प्रमोटर के बारे में बात किया, हमने पॉइजन्स के बारे में बात किया, हमने होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बात किया, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बात किया। बहुत सिंपली हमने इन सब के बारे में बात किया। हमने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश की, किस तरह से होता है। फिर हमने एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को दोबारा से क्लियर कर लीजिए। जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा स्ट्रांगली, उतना फास्ट रिएक्शन शो करेगा। वो एक अलग बात थी कि बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं करना है। समझ में आगे नहीं आ गया? लेकिन आप लोग यही ध्यान रखोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन शो करेगा वो, क्लियर हो गया। और सेलेक्टिविटी, रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना किसका काम है? कैटलिस्ट का काम है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ पाए कि भाई CO+H2 रिएक्टेंट अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में अलग प्रोडक्ट बना रहा है, ZnOCr2 के प्रेजेंस में अलग प्रोडक्ट बना रहा है, कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो अलग प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि रिएक्टेंट सेम है। सो सिलेक्शन ऑफ पाथ इज डिसाइडेड बाई द कैटलिस्ट। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। समझिए ध्यान से। और सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है? आपने थोड़ा +1 में भी पढ़ा है कि सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट एक्चुअली मेटल के एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं भाई, ध्यान रखिए। सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर एक्चुअली 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ध्यान से समझना, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। खास बात क्या होती है? 3 डायमेंशनल हैं, पोरस हैं, राइट। स्ट्रक्चर लगभग इनका जैसा हनीकॉम्ब होता है उस तरह का स्ट्रक्चर है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। और पोरस भी बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रो पोरस हैं। और सेप सेलेक्टिव इसको किस तरीके से कह रहे हो आप? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि आखिर इसको सेप सेलेक्टिव क्यों कह रहे हो। क्योंकि आप एक बात देखिए कि जो माइक्रो पोरस है, ये हनीकॉम्ब की बात कीजिए, इसमें कौन रहता है? हनी रहती है ना, फिट हो जाती है इसमें। मच्छर फिट नहीं हो पाएगा, उसके लिए सेप सेलेक्टिव नहीं है इसका। और बड़ा ततिया रहना चाहे तो वो आ ही नहीं पाएगा, सेप सेलेक्टिव। आप एक बात बताइए, रिएक्टेंट मान लीजिए इस साइज का है तो वो इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होगा, तो प्रोडक्ट भी इसी साइज का बनना चाहिए। इससे बड़ा प्रोडक्ट कैसे बन पाएगा इस पोरस के अंदर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एल्यूमिनो सिलिकेट है ये इतना हाईली सेलेक्टिव है नेचर के अंदर, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। समझ में आगे नहीं आ गया? इसीलिए इसको केमिस्ट्री में सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहा गया है। इट इज कॉल्ड सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जियोलाइट्स का एक्शन समझ रहे हैं हम, फिर से बात कर लीजिए। लेट अस सपोज इट इज एल्यूमिनो सिलिकेट and a large number of micropores with a specific shape। हर रिएक्टेंट नहीं आ सकता, हर साइज का प्रोडक्ट नहीं बन सकता। These are considered as zeolites, shape selective catalyst, aluminosilicates, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, माइक्रोपोरस। क्लियर हो गया, राइट। और कैविटी जो है वो इस तरह की है कि वो स्पेसिफिक रिएक्टेंट के लिए और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ही है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज जियोलाइट्स। क्लियर है? बस इतना सा ही मामला था जियोलाइट्स का, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनो सिलिकेट्स है, हाइड्रेटेड हैं, 3 डायमेंशनल हैं, नेटवर्क है, माइक्रोपोरस हैं, और जो कैविटी है वो इस तरह की स्पेशली डिजाइंड है कि वो हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिकली सेप के सेलेक्टिव के लिए ही है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये हमें ध्यान रखना है कैटलिस्ट का। तो बहुत सारे जियोलाइट्स अवेलेबल हैं,
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बड़े यूज होते हैं, राइट। हाइड्रोकार्बन का क्रैकिंग करना है, किसी हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना हो, राइट। आइसोमराइजेशन में जियोलाइट्स का बड़ा रोल होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट ZSM-5, राइट। एंड ZSM-5 जो है वो आपका ZSM-5 इथेनॉल को डायरेक्टली पेट्रोल में बदल देता है। पेट्रोल जो है वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब आप सबको पता है कि गन्ने से भी पेट्रोल तैयार होता है, तो गन्ने से पेट्रोल कैसे तैयार होगा? गन्ने से इथेनॉल तैयार होगा, और फिर इथेनॉल जो है उससे आप क्या कन्वर्ट कर पाओगे भाई? क्लियर हो गया? आप पेट्रोल यानी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन तैयार कर पाओगे। तो ZSM-5 एक तरह का सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, आप इसको जियोलाइट्स कहोगे। और ये ZSM-5 क्या करता है? एल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है गैसोलीन यानी पेट्रोल के अंदर, राइट। उसमें से अब सीधा सा मामला ये अल्कोहल है C2H5OH। अब इसको हाइड्रोकार्बन में बदलना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? वाटर बाहर निकालना पड़ेगा, H2O बाहर, भाई O बाहर निकलेगा तभी तो बदलेगा। सो इसे डिहाइड्रेशन कह सकते हो आप। डिहाइड्रेटिंग कर देगा इसको, और किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका पेट्रोल के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर। क्लियर है? तो ZSM-5 का रोल फिर से समझ लीजिए आप, बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इथाइल अल्कोहल को C2H5OH को ZSM-5 किस में बदल पा रहा है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहा है। ये ZSM-5 एक तरह का सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट जियोलाइट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। और कैटलिस्ट समझ में आ गया तो एंजाइम्स तो आप सबको पता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। आप लोग इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। क्लियर हो गया? ओके। सो जियो आप अगर कोई आइडिया देना चाहे थोड़ा बहुत कि भाई व्हाट आर एंजाइम्स, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान चीज़ है। हम यहाँ नेक्स्ट क्लास में इस विषय पे बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।